हमारे साथ है इंडिया के रेनाउंड प्लास्टिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर मिथुन पंचाल. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर. थैंक यू. ब्रेस्ट इम्प्लांट्स काफ़ी सारी मॉडल्स करा रही है, कुछ निकलवा भी रही है. सो व्हाट आर द इश्यूज विद ब्रेस्ट इम्प्लांट्स? ब्रेस्ट इम्प्लांट एक बहुत बढ़िया सर्जरी है. आपका कंटूर अच्छा हो जाता है, आपको डिजायर शेप मिल जाता है. बट लाइपोसक्शन ये बहुत कॉमन वर्ड है एंड कुछ लोग उसे कंफ्यूज करते हैं बिटवीन वेट लॉस सर्जरी एंड बॉडी कॉन्टूरिंग. पहली बात जैसे आपने बताया वो वेट लॉस सर्जरी है ही नहीं. कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप प्लास्टिक सर्जन को बुलाइए ताकि मेरा स्कार दिखे ही नहीं. सो क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई भी सर्जरी का स्कार दिखेगा ही नहीं? कार ना आए जैसी कोई सर्जरी हमारे पास तो नहीं है. कौन से पेशेंट्स को कहते हो कि प्लास्टिक सर्जरी आपके लिए सेफ नहीं है? कॉस्मेटिक सर्जरी में मेरे हमेशा पेशेंट अबव 40 या 50 होते हैं जिनको यंग दिखना होता है. और स्मोकिंग का मतलब सिर्फ सिगरेट नहीं है ना. इवन पोस्ट सर्जरी भी आपको 10-15 दिन तक स्मोक नहीं करना है. और यदि वो मना कर देते हैं तो मैं सर्जरी के लिए मना कर देता हूँ. प्लास्टिक सर्जरी क्या सबके लिए सेफ है? हर सर्जरी में थोड़े बहुत रिस्क तो रहते हैं. कितना खर्चा होगा? एंड द सेकंड इज कि इसमें इंश्योरेंस कवर होगा कि नहीं? तो सर्जरी 20,000 से लेके 2 या 3 लाख तक जा सकती है. कॉस्मेटिक इज इक्वल टू लग्जरी. नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित कापड़िया, वैस्कुलर सर्जन. एंड एज अ वैस्कुलर सर्जन कई बार हमारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या कॉस्मेटिक सर्जरी हमारे लिए सेफ होगी, क्योंकि उनको डायबिटीज प्रॉब्लम है, वेन इश्यूज है. एंड सिमिलरली आज के जो हमारे पॉडकास्ट गेस्ट हैं डॉक्टर मिथुन पंचाल, उनके पेशेंट्स भी उनको पूछते हैं कि क्या ये प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी के वक्त कोई वेन या सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या नहीं. सो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है इंडिया के रेनाउंड प्लास्टिक सर्जन एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर मिथुन पंचाल. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी सर. थैंक यू. अगर आप खुद या आपके कोई फैमिली मेंबर कोई कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं, देन प्लीज मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर कम आपको देखने मिलेगी. सो डॉक्टर मिथुन, सबसे पहला सवाल यह है कि प्लास्टिक सर्जरी क्या सबके लिए सेफ है? एनी सर्जरी इज सेफ जब हम उसे एक अच्छी जगह यानी कि एक अच्छे सेटअप में करें. मैं हमेशा कहता हूँ हर सर्जरी में थोड़े बहुत रिस्क तो रहते हैं. कभी भी रिस्क जीरो नहीं है. बट आप जब भी सर्जरी के बारे में सोचते हो तब आप हमें सर्जन की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस सोचना चाहिए. एक अच्छा इक्विप्ड हॉस्पिटल जैसे कि आदिक्यूरा है, एक एक्रेडिटेड हॉस्पिटल जहाँ पे पूरा सेटअप है, आईसीयू बैकअप है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो तो बैकअप मिल जाए, उसी जगह पे करानी चाहिए. तो हर एक सर्जरी के छोटे बहुत रिस्क होते हैं. कॉस्मेटिक सर्जरी भी उससे बाकात नहीं है, उसमें भी रिस्क है. बट जब आप अच्छा सर्जन चुनते हो, अच्छी हॉस्पिटल चुनते हो और खुद पेशेंट्स भी फिट हो, यानी कोई इसको कोई कोमोर्बिडिटी नहीं है, तो आपकी कोई रिस्क नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. उसी पे मेरा सेकंड सवाल ये है कि आप कौन से पेशेंट्स को कहते हो कि प्लास्टिक सर्जरी आपके लिए सेफ नहीं है? ऐसे तो प्लास्टिक सर्जरी सभी के लिए है, कोई एज बार नहीं है. बट हाँ, जब आपने मेंशन किया है तो जिस पेशेंट में अनकंट्रोल डायबिटीज है, यानी उनका शुगर बहुत हाई रह रहा है, HbA1c अबव 6 या 7 है, अनकंट्रोल है. दूसरा, उनको रिसेंटली कोई कार्डियक इवेंट्स हुई है, 6 से 12 महीने में उन्होंने कोई सर्जरी कराई है, या उनको डीवीटी या जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, या वेरिकोज वेन इश्यूज है जो ब्लड थिनर्स में है, तो वैसे पेशेंट्स में हम यूजुअली मना करते हैं, या फिर उनके वस्कुलर सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं कि वो फिट है कि नहीं. वो मना कर देते हैं तो हम वो सर्जरी नहीं करते. मेरे हिसाब से लुक से आगे सेफ्टी है, तो सेफ्टी इज मस्ट. दैट इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. लुक्स के आगे सेफ्टी है. सो अगर किसी का डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वो सब कंट्रोल्ड है, तो क्या उनके लिए लाइपोसक्शन, ब्रेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट इम्प्लांट, दीज ऑल आर टोटली सेफ फॉर देम? एब्सोल्युटली सेफ. लेकिन जैसे आपने बताया कि कंट्रोल होना चाहिए. कोई भी इवेंट रिसेंट इवेंट नहीं होनी चाहिए. जैसे कार्डियक इवेंट है, आपने 3 या 6 महीने में कोई इवेंट हुई है, आप यूजुअली ब्लड थिनर्स पे होते हो. यदि उस समय में आपने सर्जरी कर दी तो ड्यू टू सर्जिकल स्ट्रेस या एनेस्थेटिक स्ट्रेस की वजह से उनका ब्लड प्रेशर फ्रैक्चर होता है, उनकी कार्डियक रिदम फ्रैक्चर होती है, वो ब्लड थिनर्स में हो तो ब्लीडिंग या हीमेटोमा के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, तो वो सर्जरी नहीं करनी चाहिए. या कार्डियोलॉजिस्ट उन्होंने आपने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, एनेस्थेटिक ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो हम सर्जरी कर सकते हैं. एंड आजकल हर एक एज में लोग यंग दिखना चाहते हैं. सो मे बी यू विल गेट पेशेंट्स जो अबव 50 है, अबव 60 भी है, एंड दे वांट टू गो फॉर
some face surgery, some liposuction. So कोई और स्पेसिफिक प्रिकॉशंस आप एज रिलेटेड उनके लिए कुछ कहते हैं? एज का कोई बार नहीं है कॉस्मेटिक सर्जरी में। मेरे हमेशा पेशेंट अबव 40 या 50 ही होते हैं जिनको यंग दिखना होता है। 40s के पहले सब यंग ही होते हैं, तो उनको यंग दिखना होता है। तो एज कोई बार फैक्टर नहीं है कि आप एज की वजह से मना कर सकते हो। हाँ, लेकिन उनमें कॉम्प्लिकेशंस रिस्क कंपेयर टू यंगर इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं। तो उसी केस में हम पूरा चेकअप कराते हैं। जैसे उनको कोई डायबिटीज़ या कोई प्रॉब्लम हो तो उनका प्रॉपर चेकअप, थरो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। वो सब इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल हो, उनके पैरामीटर सब नॉर्मल है, तो कोई सर्जिकल रिस्क नहीं होता है उन सब केसों में। सो अगर आप यंग नहीं है बट यंग दिखना चाहते हैं तो कॉस्मेटिक सर्जरी इज द आंसर। सो जैसे कई सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिनको वेरिकोज वेन्स है या ओल्ड डीवीटी था, उनका डीवीटी इज ट्रीटेड बट दे आर कंसिडरिंग फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी, सो उनके लिए कुछ आप और स्पेसिफिक रिकमेंड करेंगे? डेफिनेटली वो केसेस हमारे लिए नॉर्मल इंडिविजुअल से थोड़े बहुत रिस्की हो सकते हैं। उस पेशेंट्स में हमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, स्पेशली जब आपकी सर्जरी लॉन्गर ड्यूरेशन यानी कि 4 से 6 घंटे में, या फिर लोअर बॉडी हम कंटूरिंग कर रहे हैं, जैसे टमी टक हो गया या थाई लाइपोसक्शन हो गया। उस पेशेंट्स में हम डीवीटी कंप्रेशन स्टॉक्स लगाते हैं या फिर डीवीटी प्रेशर पंप अप्लाई करते हैं, अर्ली मोबिलाइजेशन एडवाइस करते हैं। कुछ केसेस में हम ब्लड थिनर्स भी यूज़ करते हैं एज अ प्रिकॉशन। तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आपको वेन का प्रॉब्लम है एंड आपकी सर्जरी का ड्यूरेशन ज्यादा है, then the chances of developing blood clots in your vein is high. So it is always better to be safe than sorry. अब आते हैं एक और सवाल जो शायद काफी ऑडियंस में आता है, और वो है अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। कई बार चैट जीपीटी, गूगल ये कॉम्प्लिकेशन वर्ड को बहुत हाईलाइट भी कर देते हैं, बट एज एन एक्सपर्ट जो इतने सालों से आप प्रोसीजर्स कर रहे हैं, सो आप क्या कहेंगे कि कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कितनी कॉमन है या कितनी सीरियस हो सकती है? मैंने पहले ही बताया डॉक्टर सुमित के कॉम्प्लिकेशन हर एक सर्जरी में होते हैं। कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशन के पॉसिबल नहीं है। सो हम कॉम्प्लिकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है यूजुअल कॉम्प्लिकेशन, यानी जो रूटीनली हर सर्जरी में होता है, जैसे स्वेलिंग हो गया, स्कैरिंग हो गया, पोस्ट सर्जरी इन्फ्लामेशन हो गया या रेडनेस हो गई, डिस्कम्फर्ट हो गया, समटाइम्स आपको आपके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, वो एक कॉम्प्लिकेशन है। ये सब कुछ हम उसको रिवर्ट कर सकते हैं और वो बहुत टाइम भी होते हैं, 2-3 हफ्ते तक में वो सब रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ होते हैं रेयर कॉम्प्लिकेशंस और वो सिवियर भी होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, आपका स्किन नेक्रोसिस हो गया, स्पेशली जब वो पेशेंट स्मोकर है या उनको पास्ट में डीवीटी की प्रॉब्लम है। उन केसेस में ब्लड सप्लाई कम हो गया तो स्किन नेक्रोसिस हो गया, क्योंकि हमारी हर एक सर्जरी फ्लैप सर्जरी होती है। आइदर टमी टक हो या फेस लिफ्ट हो, हम स्किन के फ्लैप को उठाते हैं और वहाँ पे कंप्रोमाइज हो गया ब्लड सर्कुलेशन तो इन्फेक्शन हो गया, स्किन नेक्रोसिस हो गई, या फिर लॉन्ग सर्जरी में डीवीटी हो गए। ये सब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बट आप प्रिकॉशंस ले, जैसे हमने बात की कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करें, आप डीवीटी के प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करें, आप ब्लड थिनर्स को बंद करें, स्मोकिंग को क्विट करें, तो ये कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। बट रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। हाँ, आप पेशेंस अच्छा चुनें, पेशेंट्स को आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करें और कुछ पेशेंट में मना कर दें तो आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मेजॉरिटी के लिए प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी सेफ है, बट अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफेक्ट्स से डरना जरूरी नहीं है, बट मे बी बीइंग अवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक इसके लिए सर्जन को ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज सो वेरी ट्रू। मना करना आना चाहिए। हमारे सर्जन यानी हमारे सर हमेशा बोलते थे, हाँ सब बोलते हैं, कहाँ मना करना है ये सीखना ज़रूरी है। और सेम फॉर पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस हाई होते हैं, Yes, उसको रियलिस्टिक बनाना जरूरी है। सिमिलरली अगर आपने टमी टक या कोई मैसिव लाइपोसक्शन सर्जरी की है विच इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ऐसे कौन से उनको सिम्टम्स या साइंस आएंगे विच यू शुड बी केयरफुल और पेशेंट शुड बी केयरफुल कि ये दीज पॉइंट टुवर्ड्स एनी कॉम्प्लिकेशंस? सो जैसे आपने बताया, जैसे लॉन्ग ड्यूरेशन सर्जरी में चांसेस ऑफ डीवीटी बहुत हाई है, क्योंकि वो 6 से 8 घंटे सर्जरी चलती है एंड पोस्ट सर्जरी वो इतना जल्दी एम्बुलेट यानी कि मोबिलाइज नहीं हो सकते, तो चांसेस ऑफ डीवीटी बहुत बढ़ जाते हैं। उस केसेस में यदि पेशेंट को लगता है कि उनको सडनली लेग में पेन चालू हो गया, लेग स्वेलिंग हो गया, या वहाँ पे रेडनेस डेवलप हो गई, अनइजीनेस चालू हो गई, समटाइम्स फीवर भी आने लगा, या फिर उनको ब्रेथलेसनेस का इशू हो गया, दिस ऑल आर सिम्टम्स ऑफ डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कुछ कुछ केसेस में कफ में ब्लड भी आता है। तो ये सब सिम्टम्स से आपको तुरंत अपने डॉक्टर को
कांटेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, क्योंकि कुछ अर्ली साइंस सर्जन्स बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और आप बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। सो आई गेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ वैस्कुलर सर्जन हम देखते हैं कि कई बार लेग स्वेलिंग को लोग मानते हैं कि बिकॉज ऑफ सर्जरी है, यस यस। बट नॉट ऑल स्वेलिंग मे बी जस्ट नॉर्मल स्वेलिंग। तो मेरा हमेशा मेरे पेशेंट को बोलना होता है, थोड़ा भी डाउट हो आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म करिए, आप मुझे डिस्टर्ब करिए, मैं आपके अर्ली साइन को पकड़ लूंगा तो आप बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। राइट। एंड ऑन द अदर लाइन, जो आपने जैसे बताया कि सर्जरी एक्सटेंसिव है या पेशेंट डायबिटिक है, भले ही कंट्रोल्ड है, तो भी इन्फेक्शन का रिस्क कितना रहता है? सो यूजुअली प्लास्टिक सर्जरी सरफेस सर्जरी, यानी कि हम मसल के ऊपर ही काम करते हैं, तो नॉर्मल इंडिविजुअल में ये रिस्क है 1 to 2%। बट जब हम बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट या एज पेशेंट, तो उसमें वो चांसेस 10 to 14% बढ़ जाता है, उनका हीलिंग बढ़ जाता है। यूजुअली हीलिंग इज 2 weeks, उन केसेस में 15-16 days या कब टाइम 1 month तक वो हीलिंग चला जाता है। तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन उस केसेस में थोड़े ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल्स। अब ऐसी सर्जरीज की बात करेंगे जो शायद हम दोनों में ओवरलैप होती है। कई बार हम वैस्कुलर सर्जरी करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड हर एक लोग का एक सवाल होता है कि क्या ये स्कार दिखेगा कि नहीं। कुछ लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप प्लास्टिक सर्जन को बुलाइए ताकि मेरा स्कार दिखे ही नहीं। सो क्या ये सच में पॉसिबल है कि कोई भी सर्जरी का स्कार दिखेगा ही नहीं? स्कार आना कंफर्म है, कोई भी सर्जरी हो उसके साथ रिस्क है, वैसे स्कार भी उसका एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, वो आना ही है स्कार। बट स्कार कैसा आएगा ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके कुछ फैक्टर्स है। जैसे पहले हो गया आपका स्किन की क्वालिटी, आपकी स्किन क्वालिटी सपल है, सॉफ्ट है, तो आपका स्कार अच्छा आएगा। आप फेयर हो तो आपका स्कार अच्छा आएगा, लेकिन आप थोड़े डार्किश टोन में हो तो आपका स्कार पिगमेंटेड आएगा। दूसरा है आपकी जेनेटिक कंडीशन, आपको यदि आपके फैमिली में किसी को किलर या हाइपोट्रोफिक स्कार की टेंडेंसी है तो आप में भी वो आ सकती है। थर्ड इज पोजीशन, आपने शोल्डर पे स्कार लिया या टमी टक का स्कार, जहाँ पे स्ट्रेचिंग का इशू है तो वहाँ पे आपका स्कार वाइड हो जाएगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने स्कार को कैसे ट्रीट किया है, पोस्ट ऑप प्रोटोकॉल्स आपने फॉलो नहीं किए, आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, डॉक्टर ने आपको कुछ अप्लाई करने बोला है या स्कार को प्रॉपर हाइजीनिकली स्टराइल रखने को बोला है, आपने नहीं किया, तो चांसेस है कि इन्फेक्शन हो जाएगा, पिगमेंटेड स्कार आएगा या वाइट स्कार आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्कार को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्कार ना आए ये ऐसी कोई सर्जरी हमारे पास तो नहीं है। कई बार ये एक मिथ भी है, क्योंकि मूवीज में दिखाते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी कर दी और निशान भी ना रहा। मैं हमेशा बोलता हूँ पिक्चर्स में पॉसिबल है, फिल्म में हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि स्कार नहीं आएगा। फोटोशॉप में शायद आप दिखा दे, बट एक्चुअल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। स्कार आएगा, हम उसको रिफाइन करके कम दिखे वैसा कर सकते हैं, स्कारलेस कुछ नहीं होता है। तो स्कारलेस ट्रीटमेंट हमारे पास है, जो हम वेरिकोस को ट्रीट करते हैं तो वी गो थ्रू नीडल पंक्चर, तो वहां स्कार नहीं आता, नीडल का भी स्कार आता है। सिमिलरली वेरिकोस वेन्स की तरह एक दूसरे सेगमेंट ऑफ पीपल जो हम ट्रीट करते हैं, विच आर लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। कई बार कुछ लोगों को उसके सिम्टम्स का मालूम नहीं पड़ता है एंड इट गेट्स डिलेड इन डायग्नोसिस। एंड अगर ऐसे पेशेंट्स में आप कोई प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पे आर्टरी ब्लॉकेज है वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है। आप सिंपल लैंग्वेज समझो तो आप किसी पौधे को पानी नहीं दोगे तो पौधा ठीक से फ्लरिश नहीं होगा। वैसे ही हम वहाँ पे कोई सर्जरी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लैप सर्जरी कर दी वहाँ, तो फ्लैप वो ब्लड सप्लाई पहुँचेगा ही नहीं, तो फ्लैप नेक्रोसिस हो जाएगा या फिर वुंड में हीलिंग का इश्यू हो जाएगा, आपका डिले हीलिंग हो जाएगा, हमारा फ्लैप नेक्रोस होकर फेल हो जाएगा, तो आपको रिपीट सर्जरी करानी पड़ेगी। या फिर आपके जो सिम्टम्स है ड्यू टू सर्जिकल स्ट्रेस वो एग्रावेट हो जाएंगे, जो ब्लड सर्कुलेशन जो कम था वो एकदम से बंद ही हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेस, तो आपको गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा, आपको समटाइम्स एम्पुटेशन तक जाना पड़ेगा। तो उस केसेस में आपको सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए या फिर आपको वस्कुलर सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए पहले। सो जस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, क्योंकि जैसे सबकी अवेयरनेस है अबाउट हार्ट ब्लॉकेजेस, सिमिलरली लेग आर्टरी ब्लॉकेजेस की अवेयरनेस नहीं है, बट सिंपल 3 चीजें जो उनको याद रखनी है। अगर चलने पे पैर थकते हैं, दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट साइन की पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज या पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज की पॉसिबिलिटी है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर वहां की स्किन थिन आउट हो जाती है, पैर की स्किन थिन होती है बिकॉज ऑफ लेस ब्लड फ्लो, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट साइन विच वी ऑलवेज एडवाइज। एंड थर्डली, अगर पैर में अल्सर या जख्म है ड्यू टू लेस ब्लड फ्लो, क्योंकि कई बार ओवरलैप होता है हमारे बीच में कि पीपल वांट कि भाई मेरे को अल्सर है, आप स्किन ग्राफ्टिंग कर दीजिए, बट जब कॉज ऑफ अल्सर इज समथिंग एल्स
तो वी ऑलवेज एडवाइज कि दैट शुड बी ट्रीटेड फर्स्ट, बिकॉज आपकी सर्जरी बाद में फेल हो जाएगी। आप करेक्ट। टेम्पररी शायद वो चिपक जाएगा ग्राफ, लेकिन बाद में वापस वो रिकरेंस हो जाएगा, तो उसमें हमको सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। वापस हम स्कार्स पे ही आते हैं बिकॉज वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है सबके लिए। सो अगर किसी को ऑलरेडी प्रीवियस सर्जरी हो चुकी है और उनको विजिबल स्कार्स है, सो आप क्या उस केस में आप क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं जिससे वो स्कार को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सके, दिखना कम कर सके? स्कार को हम रिसरफेस कर सकते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज आजकल मार्केट में है। माय फेवरेट इज सिलिकॉन जेल शीट, क्योंकि वो स्कार को हाइड्रेट करता है, मॉइस्ट करता है, सॉफ्टन करता है, तो उससे आपके चांसेस ऑफ हाइपरट्रॉफी स्कार या स्कार वाइड होना वो कम हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट वी रिसेंटली यूज CO2 फ्रैक्शन लेजर, जिसे हम रिसर्फेसिंग एजेंट भी बोलते हैं, जो आपके स्कार को रिसर्फेस कर देगा। स्कार बेसिकली होता क्या है, वो आपकी कोलेजन को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर वो फॉर्म होता है। CO2 लेजर उसको रिमोल्डिंग को कंप्लीटली रीअरेंज करके एक सटल स्कार में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड इज प्रेशर गारमेंट। इफ आपको वहाँ पे हाइपरट्रॉफिक यानी कि स्कार आपका नॉर्मल स्किन से एलिवेटेड है, आपको इचिंग आ रही है, तो हम उसको प्रेशर गारमेंट अप्लाई करने बोलते हैं। ये सब कंडीशन से आपके स्कार अच्छे सटल हो जाते हैं, सटल बिल्कुल ही फाइन लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्कार गायब नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो थोड़े से विजिबली कम दिखते हैं। उसके बाद कुछ मार्केट्स में गिमिक्स भी अवेलेबल है, जैसे हमने बोल दिया कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट लगा दो वहाँ पे तो ठीक हो जाएगा। होता नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कुछ लोग विटामिन ई लगाते हैं, मैंने आज तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा है कि विटामिन ई लगाने से आपका स्कार अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये एक मिथ है कि आपने वो कैप्सूल आती है कोई, वो लगा दो और आपका स्कार अच्छा हो जाएगा। ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मेरे लिए फेवरेट है सिलिकॉन जेल शीट एंड CO2 फ्रैक्शन लेजर। So even varicose veins में भी we have seen lot of such marketing gimmicks की अलग-अलग टाइप के ऑयल्स आते हैं, ऑयल्स एंड जेल्स आते हैं, वो लगाओ और वेन्स तक गायब हो जाए। सो लॉजिकली साइंटिफिकली थोड़ा वैसे ही हजम नहीं होता हमें। या इसके लिए बताऊंगा, एक बहुत सारे मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स भी मार्केट में आ चुके हैं, जो उनका डिग्री नहीं होते हैं लेकिन वो कुछ मिरेकल दिखाते हैं, व्हिच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। आपको एक सही डॉक्टर को चुनना चाहिए, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। एवरीथिंग इज साइंस बेस्ड, और उसके रिसर्च करो, एनालिसिस में मिले तो ही वो अप्लाई करो, अदरवाइज ऑल इज गिमिक। अब बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो आपके लिए रूटीन है बट शायद हमारे व्यूअर्स के लिए नहीं है। सो लाइपोसक्शन ये बहुत कॉमन वर्ड है एंड कुछ लोग उसे कंफ्यूज करते हैं बिटवीन वेट लॉस सर्जरी एंड बॉडी कॉन्टूरिंग। सो लाइपोसक्शन के बारे में आप शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ गाइड करेंगे? पहली बात, जैसे आपने बताया, वो वेट लॉस सर्जरी है ही नहीं, इट्स बॉडी कंटूरिंग सर्जरी, यानी कि आपको शेप में लाने की सर्जरी है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है। 2 छोटे से इंसिजन रख के हम आपकी फैट को मेल्ट करते हैं, और जहाँ से आप फैट नहीं रिमूव कर पाते, यानी आप डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ ट्राई कर लिया और वो फैट नहीं जाती है, जैसे कि लोअर बेली है आपका, या लव हैंडल्स है, या थाइज है, या आर्म्स है, या चीन है, वहाँ से हम वो फैट को सक आउट कर लेते हैं और आपका जो अनवांटेड फैट है वो रिमूव हो जाता है। तो ये आपको शेप में आने की सर्जरी है। यूजुअली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यदि आप अच्छे सर्जन के पास जाओ, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल में जाओ, और आपका रिजल्ट 3 से 6 महीने में विजिबल हो जाता है, और ये परमानेंट है। तो ये वापस नहीं आता ये फैट? जहाँ से हमने फैट निकाला वहाँ पे वापस नहीं आते। फैट सेल्स रिमूव होने के बाद वहाँ पे फैट कभी भी ग्रो नहीं होता। हाँ, लेकिन आप बाद में वेट गेन करते हो तो जहाँ से हमने फैट नहीं निकाला तो वहाँ पे वो हाइपरट्रॉफी हो जाएंगे, वहाँ पे फैट सेल बढ़ जाएंगे, तो वो पार्ट बल्की हो जाएगा आपका। सिमिलरली एक प्रोसीजर है टमी टक, क्योंकि आजकल सबको पेट की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है 6 पैक्स के टाइम में। सो टमी टक सर्जरी कितनी कॉमन है और कैसे की जाती है? टमी टक सर्जरी कॉमन है उन लोगों में जिन्होंने एक्सेसिव वेट लॉस किया या पोस्ट प्रेगनेंसी जिनका एब्डोमेन सैग हो गया है, उस केसेस में हम टमी टक करते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? एक तो आपका बॉडी कंट्रोलिंग हो जाता है और वेल टोन कोर हो जाता है आपको एक वही वापस टाइट एब्डोमेन मिल जाता है। इट्स वेरी कॉमन नाउअडेज। हम बहुत सर्जरी कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा हो पोस्ट कोविड बहुत लोगों ने एक्सेसिव वेट लॉस किया, एवरीबॉडी सेल्फ अवेयर, सो ये कॉमन है। थोड़ी लंबी सर्जरी है, 4 से 6 घंटे चलती है। हम पूरे एक्सेसिव स्किन को काट के आपकी मसल को स्ट्रेंथ करके एक अच्छा सा कंटूर दे देते हैं। इट्स वेरी गुड सर्जरी, वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट सर्जरी, बहुत अच्छी सर्जरी है। सिमिलरली फेस पे आई थिंक राइनोप्लास्टी, आई सर्जरीज, फेस लिफ्ट, ये सब भी बहुत आई थिंक अब कॉमन हो रही है सर्जरी। सो उनके बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे? राइनोप्लास्टी सबसे कॉमन है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अभी आगे आ चुके हैं, कन्फ्रंट कर चुके हैं कि हमने अपनी नाक की शेप को ठीक किया है।
फायदा यह है कि नाक की शेप अच्छी होने से आपका फेशियल कंटूर अच्छा हो जाता है, आपके एक्सप्रेशन अच्छे हो जाते हैं। तो ये अगेन वेरी कॉमन सर्जरी, डे केयर प्रोसीजर है, वेरी सेफ सर्जरी एंड वेरी रूटीन सर्जरी नाउअडेज। कुछ कुछ केसेस में हम उसको फंक्शनली भी कंबाइन करते हैं, जैसे आपका नाक का पर्दा यानी कि सेप्टम डेविएटेड हो तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपके जो ब्रीदिंग इश्यूज है उसे भी हम इसी के साथ डील कर सकते हैं। तो आप फंक्शनल एज वेल एज कॉस्मेटिक दोनों हम कंबाइन करके आपको एक अच्छा सा नोज शेप दे सकते हैं। सिमिलरली एक और कॉमन प्रोसीजर अब हो गया है हेयर ट्रांसप्लांट, एंड बहुत सारे लोग अब हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं और बहुत लोग कर भी रहे हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एज अ सर्टिफाइड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन व्हाट वुड यू रेकमेंड कि हेयर ट्रांसप्लांट अगर किसी को कराना है तो उनको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? पहले जैसे आपने बताया क्वालिफिकेशन, हमेशा एक अच्छा बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन चुनना चाहिए फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। आजकल तो हेयर ट्रांसप्लांट सैलून में भी हो रहे हैं, डेंटिस्ट भी कर रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट भी कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, कहीं पे भी हो रहा है। गलत है, ये नहीं करना चाहिए। आपने रिसेंटली देखा होगा 2 इंजीनियर्स की मौत हो गई बिकॉज ऑफ उन्होंने एक गलत डॉक्टर को चुन लिया और वहाँ पे उनको इन्फेक्शन हो गया और वो डेथ हो गई। तो पहली बात है, आप अच्छे डॉक्टर को चुनिए। दूसरा, आपका सेटअप कौन सा है, कहाँ पे आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये प्रोसीजर नहीं है, एक सर्जरी है, तो उसे सर्जिकल तरीके से ट्रीट होना चाहिए, एक ऑपरेशन थिएटर में ही होना चाहिए। आप क्रेडेंशियल चेक करिए आपके डॉक्टर्स के, क्या पढ़े हैं, क्या डिग्री है, कितना एक्सपीरियंस है, उनके बिफोर आफ्टर पिक्चर्स देखिए। कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो वो कैसे ट्रीट करेंगे, ये सब क्वेश्चंस पूछे और एक अच्छे से डॉक्टर को चुन के ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाइए। सिमिलरली एक और सर्जरी है विच हैज पिक्ड अप इन पॉपुलैरिटी इन इंडिया नाउ इज ब्रेस्ट इम्प्लांट्स, एंड काफी सारी मॉडल्स करा रही है, कुछ निकलवा भी रही है। सो व्हाट आर द issues with breast implants which people should be aware about? ब्रेस्ट इम्प्लांट एक बहुत बढ़िया सर्जरी है, आपका कंटूर अच्छा हो जाता है, आपको डिजायर शेप मिल जाता है, बट वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग निकलवाते भी हैं। अब आपकी बॉडी एकदम थिन लीन है और आप वहाँ पे 500-600 ग्राम के इम्प्लांट्स लगवा लोगे तो फिर आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा, फिर आपको क्रॉनिक नेक पेन, पोस्चर इश्यूज हो जाएंगे, तब निकलवाने पड़ेंगे। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट के साथ इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसकी साइज को प्रॉपरली अप्रोप्रिएट साइज नहीं डलवाते। तो अप्रोप्रिएट साइज डलवाओगे तो ब्रेस्ट सर्जरी बहुत ही अच्छी सर्जरी है। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, लाइक जैसे कि कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर हो गया, जिसमें आपके इम्प्लांट के आजू बाजू में एक कड़क सा सेल बन जाता है जो फ्यूचर में आपको हैरान कर सकता है। उस केसेस में वो निकालने पड़ सकते हैं, अदरवाइज ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एंड सिमिलरली एक और ऐसा प्रोसीजर है बोटॉक्स विच हैज आल्सो बिकम वेरी पॉपुलर, कि फाइन क्रीजेस है एंड उन सब के लिए बोटॉक्स ओपीडी बेसिस पे यूज होता है। पर क्या बोटॉक्स हर एक के लिए सेफ है या कभी उसके भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बोटॉक्स आई यूजुअली से हर एक के लिए सेफ है यदि आपके सर्जन्स को प्रॉपर एनाटॉमी नॉलेज और एक्सपीरियंस्ड है। कुछ कॉम्प्लिकेशन उसमें भी होते हैं, आप गलत जगह पे कर दोगे तो ड्रॉपिंग ऑफ आई हो जाएगी, आपकी स्माइल क्रुक्ड हो जाएगी, तो ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। लेकिन जब वो गलत जगह पे इंसर्ट किया गया हो तो कॉम्प्लिकेशन रेट बोटॉक्स से ज़्यादा फिलर्स में है। फिलर्स में क्या होता है कि आपको एनाटॉमी नॉलेज ना हो और आपने गलती से उसकी आर्टरी को पंचर कर दिया और फिलर वहाँ डाल दिया तो आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। फिर वो आर्टरी जिस जगह को सप्लाई कर रही है वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ केसेस में विजन लॉस भी होता है। तो इसके लिए आपको सर्जन या इंजेक्टर ऐसा चुनना चाहिए जिसे प्रॉपर नॉलेज हो, वेल प्लान कर रहा हो और उसको एक थरा इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अभी अभी हमने चालू किया है कि यूएसजी गाइडेड यानी सोनोग्राफी गाइडेड भी कुछ लोग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, कि आपको पता है कि आपका नीडल कहाँ पे जा रहा है। तो फिलर्स में कॉम्प्लिकेशंस जाता है, तो फिलर्स हमेशा सेफली कराने चाहिए। कॉस्मेटिक सर्जरी में ओवरऑल वी आर आल्सो सीइंग दैट बहुत लोग कराना चाहते हैं, करा रहे हैं, एंड स्मोकिंग इज वन फैक्टर, जैसे आपने बताया, विल स्पॉइल द रिजल्ट्स। सो स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है या कोई स्मोकिंग की तरह और भी चीजें कर रहा है तो क्या क्या ऐसी स्मोकिंग जैसी चीजें हैं जो डेंजरस हो सकती है और यू विल प्रेफर टू स्टॉप देम बिफोर गोइंग फॉर अ सर्जरी? तो पहले आप समझो स्मोकिंग में होता है क्या है, निकोटिन है। निकोटिन जैसे आपको पता है कि वेजोकंस्ट्रिक्शन यानी कि आपकी ब्लड सप्लाई को छोटा साइज में कर देती है, यानी आपका ब्लड सप्लाई कम हो गया, तो इससे आपका हीलिंग कम हो गया, स्किन नेक्रोसिस चांसेस बढ़ गए। और स्मोकिंग इसीलिए मैं हमेशा 7 से 10 दिन पहले बंद करवाने को बोल देता हूँ कि आपको 7 से 10 दिन पहले बंद करना है। और स्मोकिंग का मतलब सिर्फ सिगरेट नहीं है, उसमें ई वेप भी आ गया, आपका वेप भी आ गया, निकोटिन च्युइंगम भी आ गए, बीड़ी भी आ गई, हुक्का भी आ गया, पैच भी आ गया, कोई भी निकोटिन आ गया।
So cigarette is not only smoking. All these things like hookah, vape, patch, everything is smoking. So उसे आपको क्विट करना है. इवन पोस्ट सर्जरी भी आपको 10-15 दिन तक स्मोक नहीं करना है. और यदि वो मना कर देते हैं तो मैं सर्जरी के लिए मना कर देता हूँ, क्योंकि उससे मेरा रिजल्ट बिगड़ेगा, वही कॉम्प्लिकेट हो गया, उनका रिजल्ट भी बिगड़ेगा. So smoking is not just smoking, it is nicotine which you have to avoid. It's a nicotine. So आप मत कंफ्यूज करिए कि स्मोकिंग इज इक्वल टू सिगरेट. Right. It's a vape, hookah, everything which contain nicotine. Similarly, कुछ लोग होते हैं who are already on blood thinners या for heart problem, arterial problem के लिए या DVT के लिए blood thinners ले रहे हैं, but they want to undergo procedure. तो उनमें आप क्या safety window उनको recommend करते हैं before they undergo a surgery? So जिस पेशेंट में ब्लड थिनर चालू होते हैं उनमें हमारे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, जैसे पोस्ट इंट्रा सर्जरी में हमारे ब्लीडिंग का इश्यूज ज़्यादा हो गया या फिर पोस्ट सर्जरी हीमेटोमा हो गया. तो ऐसे केसेस में यूजुअली 2 तरह के ड्रग चालू होते हैं, एक होता है एस्पिरिन और एक होता है क्लोपिडोग्रेल. मैं यूजुअली उनके वस्कुलर सर्जन या कार्डियक सर्जन को पूछता हूँ कि कब बंद करना चाहिए. Right. जो मुझे आंसर मिलता है वो यूजुअली है कि आप 7 से 10 दिन पहले क्लोपिडोग्रेल बंद कर दीजिए और उसको बाद में आप सर्जरी करा सकते हो. एस्पिरिन के लिए थोड़े बहुत मिक्स्ड व्यू है, लेकिन आई यूजुअली सेफली आस्क टू स्टॉप 5 days बिफोर सर्जरी, जिससे मेरे कॉम्प्लिकेशंस या पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम हो जाते हैं. Right. That is true. Even for our major surgeries, हम भी 7 days बंद रखते 7 हैं days and का फिर करते हैं, because even small vessel bleeding भी like cosmetic surgery में small vessel bleeding भी आपको problem हीमेटोमा हो जाएगा, हमारा स्किन नेक्रोसिस हो जाएगा, फ्लैप नेक्रोसिस हो जाएगा. तो व्हाट इज द पोस्ट सर्जरी प्रोटोकॉल, आप क्या फॉलो So करते post surgery normally first 3 days के बाद we start it safely, because अगर किसी को after surgery कोई problem है, जैसे कुछ लोगों को सीरोमा हो गया, bleeding या hematoma हो गया, so the incidence of bleeding is maximum within the first 48 hours. So अगर first 48 hours safely गए हैं, then we restart all medicines, बोथ द मेडिकेशन? both medications. But जैसे हमने आर्टरी की सर्जरी की है, आर्टरी ब्लॉक है, आर्टरी का एंजियोप्लास्टी या बाईपास की, there we do not stop it, क्योंकि there we actually want कि blood clot नहीं हो. या क्लॉट. So भले ही थोड़ा वुंड में हेमाटोमा हो, but we actually want कि वो blood vessel खुली रहे. So there we do not normally stop it. सो यहाँ पे हमारा काउंटर है कि हमें ब्लीडिंग नहीं चाहिए, आपको ब्लीडिंग चाहिए. हमें ब्लीडिंग नहीं चाहिए, हमें ब्लड फ्लो होना चाहिए. हमें वो भी नहीं चाहिए. सो अब ऐसे 2 सवाल जो बहुत ही एसेंशियल है और आपको हर कोई पूछेगा. द फर्स्ट इज कि कितना खर्चा होगा, एंड द सेकंड इज कि इसमें इंश्योरेंस कवर होगा कि नहीं. तो ये 2 बहुत ही एसेंशियल डे टू डे क्वेश्चंस है, हाँ. जो प्लीज आप कुछ इस पे लाइट शेड करें. सो कॉस्ट पे आते हैं. हर एक का पहला क्वेश्चन एक्चुअली ये होता है, और मुझे बहुत इरिटेट होता है इस चीज़ के, यार क्वेश्चन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, सर्जरी कैसे करोगे होनी चाहिए, लेकिन माइंडसेट. तो कॉस्ट बहुत वेरी करती है और वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे. सो पहला फैक्टर है आपका सर्जन कितना क्वालिफाइड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है. तो वो चार्ज ज़्यादा करेगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है. दूसरा, वो कुछ सेटअप में काम कर रहा है, आपको कितनी फैसिलिटीज़ दे रहा है. जैसे मैंने बताया कि आदिकिरा जैसे हॉस्पिटल है जहाँ पे वेल इक्विप्ड एवरीथिंग है. आपको कुछ कॉम्प्लिकेट हो रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो उसको डील करने के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है, आईसीयू बैकअप है, तो वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंशन होता है, तो वहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी. थर्ड है टेक्नोलॉजी. जैसे हमारे लाइपोसक्शन में देर आर मैनी टेक्नोलॉजीज, तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा. फोर्थ इज सिटी. आप यही सर्जरी बड़ौदा में करा रहे हो, अहमदाबाद में करा रहे हो, बॉम्बे में करा रहे हो, दिल्ली में करा रहे हो, तो उसके चार्जेस अलग हो जाएंगे. आप कंपेयर नहीं कर सकते, दिल्ली में ये सर्जरी इतने में हो रही है, बड़ौदा में इतनी सस्ती क्यों हो रही है. इसका मतलब ये नहीं कि हम बिलो द स्टैंडर्ड सर्जरी कर रहे हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे थोड़े सस्ते हैं, तो हम वो सर्जरी के कॉस्ट वेरिएशन हो सकता है. तो सर्जरी 20,000 से लेके 2 या 3 लाख तक जा सकती है. सब यही सब फैक्टर हैं वहाँ पे काम करते हैं आपकी कॉस्ट डिसाइड करने में. मैं भी यही मानता हूँ, बिकॉज वी ऑल्सो गेट अ सिमिलर क्वेश्चन कि कॉस्ट कितनी लगेगी ना. आई एम श्योर दैट एज इंडियंस हमारे से पैसा इतनी इजीली छूटता नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट. व्हेन इट कम्स टू बाइंग फोन्स और ईटिंग आउट और मूवीज, तब शायद खर्चा हम ज्यादा इजीली कर देते हैं, बिकॉज मेडिकल ट्रीटमेंट इज समथिंग जो इट्स अ कंपल्जन एट टाइम्स. इसलिए दैट स्पेंडिंग कैपेसिटी शायद भले ही हो, बट वो खर्चा करने की शायद उनकी टेंडेंसी कम होती है. माइंडसेट ऐसा है. हाँ, बट जैसे आपने बताया, बहुत एसेंशियल चीज है कि हर बार इट इज नॉट कंपेयरिंग कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट. देयर आर अदर फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द कॉस्ट. सो अगर कोई शॉपिंग तो नहीं कह सकते हमारे फील्ड में, बट
हाँ, अगर कोई comparisons कर रहे हैं then they should be comparing everything and not just the cost factor. यस, कुछ कुछ केस में 20,000 की डिस्काउंट की वजह से वो सर्जरी कहीं और करा लेते हैं जो क्वालिफाइड सर्जन ही नहीं है। मेरे Right. पास बहुत सारे केस आते हैं, Right. हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं बिकॉज वहाँ पे चीप हो रहा है, उनको सस्ते में कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, उनकी हेयर लाइन ठीक नहीं होगी, आर्टिफिशियल दिखेगा, फिर वो वापस मेरे पास आते हैं Right. रिविजन सर्जरी। तो आप ओवरऑल ज़्यादा ही स्पेंड कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आप पहले ही अच्छा सर्जन चुने, कंपेयर करें दो चीज़ों को, तो आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आपको एक अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। हम भी ऐसे देखते हैं कि कई बार पेशेंट्स स्पेंड सो मच मनी बिहाइंड दोज ऑयल्स फॉर वेरिकोज वेन्स एंड लेजर का कॉस्ट is equal to what they spend for the oils. तब तक वो खत्म हो चुका होता है। Yes. And the next thing about insurance, क्योंकि आजकल medical insurance की awareness भी बढ़ रही है, but does it apply to cosmetic surgery yet? No, sir. Cosmetic is equal to luxury. So there are two part of medical thing is one is care and one is cure. Correct. तो cosmetic surgery comes under care. तो केयर में कोई कॉस्मेटिक या कोई इंश्योरेंस कवरेज नहीं है। हाँ, बट वो जब चीज़ मेडिकल नेसेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि आपने बताया था, मैंने बताया था कि रेनोप्लास्टी में आपको ब्रीदिंग इश्यू है, Right. तो सेप्टोप्लास्टी हम कवर कर सकते हैं अंडर मेडिकल इंश्योरेंस। दूसरा है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी, जिसके हैवी ब्रेस्ट है, उनको क्रोनिक नेक पेन हो जाता है, उनका पोस्चर चेंज हो जाता है, उनको अल्सर्स होने लगते हैं बिलो द ब्रेस्ट। उस कंडीशन में हम मेडिक्लेम क्लेम कर सकते हैं। Right. कुछ कुछ केसेस में वो पास भी होते हैं। वैसी कंडीशन है टमीटक सर्जरी में, यदि आपको साथ में वेंट्रल हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है, आप उसे ट्रीट कर रहे हो, साथ में टमी सर्जरी कर रहे हो, तो आप पार्शियली मेडिक्लेम उसमें क्लेम कर सकते हो। लेकिन प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे ब्रेस्ट इम्प्लांट हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, गायनेकोमास्टिया हो गया, उसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। So thank you, Dr. Mithun, for sharing your views, your experience, your expertise with all our combined viewers, and I'm sure कि आपके viewers, हमारे viewers सब मिलके इस podcast का benefit ले सकते हैं। On an ending note, आप कुछ आपके viewers को कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही इंसाइटफुल पॉडकास्ट हुआ। बेसिकली हम भी बहुत सारे पेशेंट्स को ये कंफर्म करना चाहते हैं कि आप कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आपकी सर्जरी में, जैसे सर ने डिस्कस किया हमारे साथ कि हार्ट कंडीशन हो, डीवीटी हो, वेरिकोज वेन हो, तो हम मना नहीं करते, बट आपको वाइजली चूज करना चाहिए किस प्रोसीजर कब करनी चाहिए, कैसी कंडीशन में करनी चाहिए और कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। थैंक यू सो मच सुमित सर, आपने मुझे इनवाइट किया। Thank you. It was a pleasure. थैंक यू। Thank you.